माँ हर वक्त मेरी सास को बद्दुआएं देती रहती, मुझे देखकर कहती कि मेरी फूल जैसी बेटी का क्या हाल कर दिया है। देखना तेरी सास पर खुदा का अजाब आएगा। मुझे अपनी माँ की बातों पर बहुत गुस्सा आता, क्योंकि मेरी सास तो बहुत अच्छी थी। उसने मेरी जिंदगी जन्नत बना दी थी। मैं तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। मेरी सास मुझे हर हफ्ते बाजार ले जाती और हजारों रुपए की शॉपिंग करवाती। फिर माँ मेरी सास को बद्दुआएं क्यों देती थी। एक रोज मैं अपनी सहेली के साथ बाजार चली गई और उसी दुकान पर चली गई जहां से मेरी सास मुझे शॉपिंग करवाती थी। दुकानदार ने मुझे अकेला देखा तो रोते हुए मेरे पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। कहने लगा, मुझे माफ कर दो, तुम मेरी बेटी जैसी हो। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया तुम्हारी सास के कहने पर किया था, क्योंकि वो मुझे इस काम के पैसे देती थी। दुकानदार के कहने पर मैंने कमीज उठाकर देखा तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि सास ने तो। मेरा नाम कमल है। जब से मेरा रिश्ता एक बहुत ही अमीर घराने में तय हुआ था, मेरे खानदान की सभी लड़कियां मुझसे जेलिस होने लगी थीं कि ये सब बस 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात। आज भी जब मैं नीले रंग का महंगा तरीन जोड़ा पहनकर अपनी गोरी गोरी खूबसूरत कलाइयों में चूड़ियां चढ़ा रही थी, तो मेरी फुफ्फो की बेटी अनीला चली आई और मुझे देखकर कहने लगी, लगता है आज फिर तुम्हें तुम्हारी सास बाजार लेकर जा रही हैं। उसके लहजे में ऐसी चुभन थी कि मुझे हंसी आने लगी। मेरी सास मुझे बाजार ले जा रही है, लेकिन इसमें इतना जलने वाली क्या बात है। मेरी बात सुनकर अनीला कहने लगी कि तुम्हारी सास क्यों तुम्हें हर हफ्ते शॉपिंग करवाने के लिए कराची के बहुत बड़े बाजार में ले जाती हैं। हमारे शहर हैदराबाद में क्या बाजारों की कमी हो गई है जो तुम्हें शॉपिंग के लिए कराची जाना पड़ता है। मैं जान गई थी कि अनीला हसद की आग में जल रही है, इसीलिए मैं जोर से हंसी और कहा कि उनका पैसा है, उनकी मर्जी। मेरी सास अपनी बड़ी सी गाड़ी में मुझे कराची ले जाती थी, मुझे पूरा कराची घुमाती और खुद ही महंगी महंगी शॉपिंग करवाती और फिर वहाँ की सबसे मशहूर बर्गर वाली शॉप से मुझे बर्गर भी खिलाती। तो मुझे भला क्या एतराज हो सकता है। मैं तो उनकी मोहब्बत देखकर खुश होती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हसद करने वालों से बचा ले। मेरे जुमलों की तपिश ने अनीला को जलाकर राख कर दिया और वो जिस तरह आई थी उसी तरह वापस लौट गई और मैं गुनगुनाते हुए एक बार फिर खुद को आईने में देखने लगी। ये जोड़ा भी मुझे मेरी सास ने ही दिलाया था, जो बहुत ज्यादा महंगा था और मुझ पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं तैयार होकर कमरे से निकली तो मेरी सास मुझे लेने के लिए आ चुकी थी। मैंने उन्हें सलाम किया तो वो मुझे ढेरों दुआएं देने लगी। अभी तो मैं रुखसत होकर उनके घर भी नहीं गई थी और वो मुझसे इस कदर मोहब्बत करने लगी थी, मैं खुद हैरान रह जाती। मेरी सास कहने लगी, चलो कंवल, ड्राइवर इंतजार कर रहा है। मैंने अपनी अम्मा को इजाजत तलब नजरों से देखा तो उनके चेहरे का रंग उतरा हुआ सा महसूस हुआ। उन्होंने मरी मरी आवाज में मुझे इजाजत दे दी और मैं अपनी सास के साथ बाहर निकल आई। कुछ देर में हम कराची के बहुत बड़े बाजार में पहुंच चुके थे। शॉपिंग के नाम पर मैं इस कदर खुश हो जाया करती थी कि मुझे अपनी माँ का उतरा हुआ चेहरा और बदला हुआ लहजा भी महसूस नहीं होता था। हमेशा की तरह इस दफा भी मेरी सास ने मुझे बहुत ही महंगे और कीमती कपड़े दिलवाए। उसके साथ ही उन्होंने मुझे ज्वेलरी भी दिलाई और फिर बर्गर वाली शॉप पर बर्गर खाते हुए मेरी सास कहने लगी, अगली दफा तुम शॉपिंग पर यही कपड़े पहन कर आना। मैं हैरानी से अपनी सास को देखने लगी कि इतने महंगे जोड़े पहनकर शॉपिंग पर आने की भला क्या जरूरत थी, लेकिन ये बात मैं उनसे कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि अमीर लोगों के अपने ही तौर तरीके होते हैं। इसीलिए जैसा वो कहती मैं वैसा ही करती। वो खुद भी बहुत ज्यादा मॉडर्न थी और बहुत तैयार होकर ही शॉपिंग के लिए निकला करती थी। शॉपिंग से फारिग होने के बाद मेरी सास मुझे कराची का मशहूर बर्गर खिलाया करती थी, क्योंकि उन्हें खुद भी बर्गर खाना बहुत पसंद था। वहाँ बहुत ज्यादा रश भी हुआ करता था। बर्गर वाला भी हमें अच्छी तरह से पहचान गया था, इसीलिए हमें देखते ही उसने 2 बर्गर बनाकर हमारे सामने रख दिए थे, जिसे खाने के बाद मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ। मैं बहुत ज्यादा थक भी चुकी थी। बर्गर खाने के बाद मेरी सास कहने लगी, चलो काफी देर हो गई है, अब घर के लिए निकलते हैं। मैंने सुकून से एसी वाली गाड़ी में बैठकर सीट से सर टिकाए आंखें बंद कर ली और फिर मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं अपने घर पहुंच गई। घर के दरवाजे पर गाड़ी रुकी तो मेरी सास ने मुझे आवाज दी और कहने लगी,
कमल बेटी, चलो तुम्हारा घर आ गया है। मैंने चौंक कर आंखें खोली तो देखा कि वाकई मैं घर के दरवाजे पर मौजूद थी। मुझे रास्ते का ही इल्म नहीं हो सका था। मैंने सारे शॉपिंग बैग्स उठाए और गाड़ी से उतरने लगी। तब मेरी सास ने मुझे कहा कि अगली दफा शॉपिंग पर इससे भी ज्यादा अच्छा तैयार होकर आना। तुम इन कपड़ों में बहुत ही खूबसूरत लगती हो। अपनी सास की बात पर मैं शर्मा गई थी। वो मेरी इसी तरह खुलकर तारीफ किया करती थी। मैं सोचती कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ जो मुझे इतनी मोहब्बत करने वाली सास मिली है, वरना लोग तो सास को लेकर ऐसा भयानक नक्शा खींचते हैं कि मुझे शादी के नाम से ही डर लगता था। मेरी सहेली नसीम भी अपनी सास की बहुत ज्यादा बुराइयां करती थी, लेकिन मेरी सास तो शादी से पहले ही मेरा बहुत ख्याल रखती थी। अपने मंगेतर को तो मैंने सिर्फ एक दफा ही देखा था, और वो भी तस्वीर में, लेकिन मेरी सास से हर हफ्ते मेरी मुलाकात होती थी। शुरू शुरू में मेरे लिए ये सब कुछ बहुत अजीब था, लेकिन अब तो मुझे खुद आदत हो गई थी। मैं थकी हारी शॉपिंग बैग्स उठाए घर में दाखिल हुई तो मुझे अंदाजा हुआ कि मैं कोई 6-7 घंटे बाद घर लौटी थी। मैंने शॉपिंग बैग्स अपने कमरे में रखे और अम्मा के कमरे में चली गई तो मेरी अम्मा जाए नमाज पर बैठी थी और रोती हुए दुआएं मांग रही थी। ऐ अल्लाह, मेरी बेटी को कभी सच का पता ना चले। मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दे। इस दुआ पर मैं हैरान हुई थी। मैंने अम्मा को पीछे से आवाज दी तो वो फौरन मुझे देखकर जाए नमाज से उठ गई और अपने आंसू पोंछते हुए कहने लगी, चली गई तेरी मनहूस सास। कमबख्त मारी ने मेरी फूल जैसी बेटी का क्या हाल कर दिया है। मुझे अम्मा की बातों पर बहुत गुस्सा आता। मेरी सास तो बहुत अच्छी थी। अगर अम्मा को मेरी सास बुरी लगती थी तो उन्होंने मेरा रिश्ता क्यों किया था? मगर अम्मा मेरे इन सवालों का मुझे कोई जवाब ना देती, सिर्फ इतना कहती, आ गई हो मेरी बच्ची, तू थक गई होगी, जाओ जाकर आराम कर लो। मैंने अम्मा से पूछा कि आप क्या दुआ कर रही थी? ऐसी कौन सी बात है जो मुझे पता नहीं चलनी चाहिए? अम्मा घबराकर कहने लगी, कुछ नहीं, बस तेरे हक में बेहतरी की दुआ करती हूँ। तेरी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। तू जानती तो है तेरे खानदान वाले तेरे इस रिश्ते के बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। मैं नहीं चाहती कि तुझे इस बारे में कुछ भी पता चले और तेरा दिल खराब हो। अम्मा की बात पर मैं मुस्कुराकर उनके गले लग गई और अम्मा को बताने लगी कि मेरी सास ने आज मुझे कितनी महंगी शॉपिंग करवाई है, और फिर अम्मा को अपने कमरे में ले जाकर उन्हें सारे शॉपिंग दिखाने लगी। वो खामोशी से मेरे साथ शॉपिंग देख रही थी और फिर मेरे चेहरे पर छाई खुशी देखकर मुस्कुरा देती। पता नहीं क्यों मुझे उनकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा दर्द महसूस होता था। अम्मा मुझे आराम का कहकर चली गई थी। मुझे भी बहुत ज्यादा थकन महसूस हो रही थी और बर्गर खाने के बाद मेरा पेट भरा हुआ था, इसलिए मैं सोने के लिए लेट गई। मेरी बाकी की बहनें ऊपर छत पर थीं, इसीलिए नीचे सन्नाटा हो रहा था। वैसे भी अम्मा उन्हें मेरी सास के सामने नहीं आने देती थी और ना ही मुझे अपनी शॉपिंग मेरी बहनों को दिखाने की इजाजत थी। अम्मा कहती कि कहीं ऐसा ना हो कि तेरी बहनों का दिल दुखे या फिर उन्हें एहसास हो कि उनके पास ये सब नहीं है। इसीलिए मैं अपनी बहनों को अपनी खरीदारी ज्यादा नहीं दिखाती थी, बल्कि सिर्फ वो चीजें उन्हें देती जो मेरी सास उनके लिए लाती थी। मैं थकी हारी अपने बिस्तर पर लेटकर अपने मंगेतर से मुतल्लिक सुहाने सपने सजाने लगी। मेरा मंगेतर मुनीब प्रदेश में रहता था। वो एक बहुत ही खूबसूरत और अमीर लड़का था। उसे कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती थी, लेकिन शायद खुदा ने उसे मेरे ही नसीब में लिखा था। मेरा रिश्ता एक बंगले वाली औरत ने करवाया था जहां अम्मा काम करती थी, और मैंने अपने मंगेतर की सिर्फ तस्वीर ही देख रखी थी। शुरू शुरू में बहुत ज्यादा परेशान थी कि अम्मा ने इतने गैर लोगों में मेरा रिश्ता तय कर दिया है। पता नहीं वो कैसे लोग होंगे, लेकिन मेरी पहली मुलाकात अपनी सास से हुई तो उनका मिजाज और मोहब्बत भरा रवैया देखकर मैं दंग रह गई थी। हमारे घर के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि अब्बा के इंतकाल के बाद मेरी बेवा माँ लोगों के घरों में काम करके गुजारा करती थी और हम 5 बहनें थीं। मैं ही सबसे बड़ी थी। अम्मा जैसे तैसे हमारा पेट पाल रही थी। ऐसे में मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता आना मुमकिन ही नहीं था। लेकिन फिर अचानक एक दिन अम्मा ने बताया कि बंगले वाली मालकन ने मेरे लिए किसी रिश्ते का बताया है और वो लोग घर आने वाले हैं। तो मुझे लगा शायद उनके पास काम करने वाले किसी मुलाजिम का रिश्ता होगा।
लेकिन जब बड़ी सी काले रंग की गाड़ी हमारे दरवाजे पर आकर रुकी और लड़के की माँ यानी कि मेरी सास उतरकर हमारे घर में दाखिल हुई, तो मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई। उन्हें देखकर ऐसे मालूम होता था कि वो किसी रईस खानदान से ताल्लुक रखती हैं। मुझे देखते ही उन्होंने मेरे हाथ पर हजार हजार के कई नोट रख दिए और रिश्ता पक्का कर दिया। मैं तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी। अम्मा की आंखों में भी आंसू थे। अम्मा ने मुझे सीने से लगाया और कहने लगी, मैंने ये फैसला हम सबके हक में लिया है। तू कभी अपनी माँ से गिला ना रखना और हमेशा खुश रहना। मुझे अम्मा की अजीबोगरीब बातें समझ नहीं आती थीं। इतने बड़े घर से आए रिश्ते को भला मैं क्यों कबूल ना करती। और फिर मुनीब की तस्वीर देखकर तो मैं अपना दिल ही हार बैठी थी। मेरी सास ने मेरे साथ मेरी छोटी बहनों के हाथ भी काफी सारे पैसे रखे थे। वो मुझे जब भी शॉपिंग करवाने के लिए ले जाती तो मेरी छोटी बहनों के लिए भी कुछ न कुछ दिलवाया करती थी। सच कहूँ तो इस रिश्ते ने हमारे घर के हालात ही बदल दिए थे। अब तो अम्मा ने दूसरों के घरों पर जाकर काम करना भी खत्म कर दिया था। मेरी सास ही हमारे घर इतना कुछ ले आती थी कि अम्मा को काम की जरूरत ही नहीं रहती थी। मगर मुझे इस बात की आज तक समझ नहीं आई थी कि मेरी माँ ने मेरी सास के बेटे से मेरा रिश्ता तय कर दिया और दूसरी तरफ वो मेरी सास को क्यों बुरा भला कहती और क्यों उन्हें बद्दुआएं देती थी। यही सोचते सोचते ही मुझे नींद आ गई थी और सुबह ही मेरी आंख उस वक्त खुली जब मेरे कॉलेज जाने का वक्त हो गया था। ऐसे तो मैंने 10वीं करके तालीम छोड़ दी थी, लेकिन जब से मेरा रिश्ता हुआ था मेरी सास ने मुझे पढ़ाई के लिए मजबूर कर दिया था। उनका कहना था कि बड़े लोगों में उठने बैठने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, और उनकी बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि जब मैं उनके साथ बड़ी बड़ी दुकानों पर जाती तो वहां पर काम करने वाली लड़कियां भी अंग्रेजी में ही सवाल जवाब करती थीं। इसीलिए मैंने एक सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया था और आगे तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया था। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर कॉलेज में पहुंची तो पता चला कि कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को ट्रिप पर कॉलेज की बड़ी बड़ी जगहों पर घुमाने ले जा रहे हैं। सहेलियां कहने लगी कि सब साथ जाएंगे तो मजा आएगा। ये सोचकर मैंने भी हामी भर ली। 2 दिन बाद हम कराची के ट्रिप पर निकल गए थे। कॉलेज वाले हमें कराची की मशहूर जगहों पर ले गए तो रास्ते में वही बाजार आया तो मैंने सबको बताया कि यहाँ एक बर्गर वाला है और वो बहुत मशहूर है, सब यहाँ से बर्गर खाते हैं। हम सब उसी बर्गर वाले के पास पहुँच गए। वो मुझे देखते ही पहचान गया और जब उसने देखा कि मैं अपनी सास के साथ नहीं बल्कि सहेलियों के साथ हूँ तो उसने इशारे से मुझे एक कोने पर बुलाया। मैं जैसे ही उसके पास गई तो वो रोते हुए अपने हाथ जोड़कर कहने लगा, बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया मैं बहुत मजबूर था। मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मजबूरी इंसान से बहुत कुछ गलत करवा देती है। बेटी मैंने वही सब कुछ किया जो तुम्हारी सास ने मुझे करने को कहा था। दरअसल मेरी बेटी बहुत बीमार है और वो कई महीनों से अस्पताल में एडमिट है। मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी और तुम्हारी सास ने मुझे इसी काम के बहुत ज्यादा पैसे दिए थे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत घटिया हरकत की थी। मैंने एक दफा भी ये नहीं सोचा कि तुम भी किसी की बेटी हो। मैं तुम्हारे साथ कैसे इतना गलत काम कर सकता हूँ। जबकि मैं हैरान होकर उस बर्गर वाले को देख रही थी जो ज़ारो कतार रो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने फौरन कहा, अंकल शायद आपको कोई गलत फहमी हो गई है, आप मुझे कोई और समझ रहे हैं। मैं और मेरी सास तो हफ्ते वाले दिन आपसे बर्गर खाने के लिए आते हैं। बर्गर वाला कहने लगा, बेटी तुम बहुत मासूम हो, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी सास कैसी औरत है। उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए और कहा कि मैं तुम्हारे बर्गर में नशे की दवा मिला दूं, इसीलिए हर हफ्ते मैं तुम्हें बर्गर में नशे की दवा मिलाकर खिलाया करता था। मैं अपनी बेटी के इलाज को लेकर खुद गर्ज हो चुका था, लेकिन सच तो ये है कि जब से मैंने तुम्हारे साथ ये हरकत शुरू की है मेरी बेटी की तबीयत मजीद खराब होती चली गई है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि मैं हराम के पैसों से अपनी बेटी का इलाज नहीं करवा सकता। मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता था, लेकिन तुम्हारी सास बहुत चालाक औरत है। वो कभी तुम्हें मुझसे बात ही नहीं करने देती थी। बर्गर वाले की बात सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मैंने बेचैनी से कहा, अंकल मेरी सास को ऐसा करने की भला क्या जरूरत पेश आ गई? लगता है आपका ज़हनी तवाजुन खराब हो गया है। बर्गर वाला रोते हुए कहने लगा, बेटी
मैं तो सिर्फ अपने गुनाह का इकरार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने जो कुछ किया वो बहुत गलत है और इसीलिए मेरे ज़मीर को सुकून नहीं मिलता। आपकी सास ने मुझे पैसे की लालच देकर मुझसे वो काम करवाया जो शायद मैं सोच भी नहीं सकता था। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछती, मेरी सहेलियां और टीचर्स भी वहां पहुंच गईं और कहने लगी, क्या बात है। मैंने उनको सारी बात बता दी और कहा कि ये बर्गर वाला मेरी सास पर इल्जाम लगा रहा है और मेरी सास क्यों मुझे नशे की दवा देना चाहेंगी, वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। मेरी टीचर कहने लगी, कमल, तुम्हारी सास कैसी औरत है ये तो तुम्हें पता होगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि ये गरीब बर्गर वाला झूठ नहीं कह रहा। यकीनन कोई न कोई बात ऐसी है जिससे तुम ला इल्म हो। अपनी टीचर की बात सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मैं वापस घर चली आई। मेरी अम्मा जाए नमाज पर बैठी आंसू बहा रही थी और खुदा से माफी मांग रही थी और मेरी सास को आज भी बद्दुआएं दे रही थी। मैं फौरन अम्मा के पास बैठ गई और कहा, अम्मा, मुझे सच बताओ, तुम हमेशा ये किस तरह की दुआएं करती रहती हो? अगर तुमने आज सच ना बताया तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मेरी बात सुनकर अम्मा हवास बाख्ता हो गई और कहने लगी, कमल, कैसी बातें कर रही है। मैंने रोते हुए अम्मा को सारी बात बताई तो अम्मा के चेहरे का रंग उतर गया और वो कहने लगी, मैंने सारी जिंदगी तुझे और तेरी बहनों को मेहनत से कमाकर खिलाया और बड़ा किया, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ मुझ में काम करने की ताकत नहीं रही। तभी मुझे मेरी मालकन ने कहा कि हर हफ्ते में एक दिन के लिए अगर तुझे कराची भेजा करूं तो बदले में मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे कि मेरे घर का पूरा खर्चा पूरा हो जाएगा। मालकन की बात सुनकर मैं लालच में आ गई थी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि तुझे कराची भेजने के लिए मुझे तेरे रिश्ते का ड्रामा करना पड़ेगा। तेरा किसी मुनीब से कोई रिश्ता नहीं हुआ, बल्कि जो तस्वीर तुझे दिखाई गई थी वो ना जाने किसकी है और उसका तेरी सास से कोई ताल्लुक नहीं। दरअसल तेरी सास खूबसूरत और जवान लड़कियों से गलत काम करवाती है। जिस बंगले में मैं काम करती थी वो तेरी सास की दोस्त है। उसने तुझे देखा था और इसीलिए उन्होंने उस औरत को रिश्ते के नाम पर हमारे घर भिजवा दिया। तेरी खूबसूरती देखकर वो औरत मुंह मांगे दाम देने को तैयार हो गई थी। मैं सोचने लगी थी, एक तुझे कुर्बान करके मेरी बाकी बेटियों का मुस्तकबिल संवर जाएगा, लेकिन जब हर हफ्ते तू नोट लेकर घर आती तो मेरा दिल कटने लगता और मुझे एहसास होता कि मैंने अपनी सकी बेटी के साथ कितना बड़ा गलत काम किया है। एक दिन मैंने मालकन से ये सब खत्म करने को कहा तो वो कहने लगी, अब कुछ नहीं हो सकता। ज्यादा होशियारी की तो मैं सारी हकीकत तेरी बेटी को बता दूंगी कि तेरी अम्मा ने खुद तुझे बेचा है। इसीलिए मैं हर वक्त उस औरत को बद्दुआएं देती। मुझे डर था कि जिस दिन तुझे सच पता चलेगा तो मुझसे नफरत करने लगेगी। इसीलिए मैं खुदा से दुआ मांगती कि तुझे कभी सच पता ना चले। वो औरत जो तेरी सास बनी बैठी है वो तुझे कराची ले जाती है, शॉपिंग करवाती है और फिर बर्गर वाले से बेहोशी की दवा मिलाकर तुझे खिला देती है। गाड़ी में बैठकर तुझे गहरी नींद आ जाती है। फिर वो औरत तुझे एक होटल में ले जाकर कुछ घंटों के लिए तेरा सौदा कर देती है। तू इतनी खूबसूरत है कि बेहोशी की हालत में भी लोग तुझे खरीद लेते हैं। आज तक जो कुछ भी हुआ इसमें तेरी माँ का भी उतना ही कसूर है जितना उस औरत का है। बर्गर वाले ने तो अपनी बेटी के इलाज के लिए जो भी किया मजबूरी में किया, लेकिन मैंने ये सोचकर तेरी इज्जत को फरोख्त कर दिया। इस तरह ना सिर्फ हमारे घर के हालात संभल जाएंगे बल्कि मेरी बेटियों का मुस्तकबिल भी संवर जाएगा। मैंने 4 बेटियों की खुशियों की खातिर तेरी खुशियां और तेरी जवानी को कुर्बान कर दिया। अम्मा का सच मेरे ऊपर किसी कयामत की तरह गुजरा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ मेरे साथ इतना गलत कर सकती है। मुझे अनीला की बात याद आई थी कि ये सब 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात। वाकई आज उसकी बात पूरी हो गई थी। मैं 4 दिन की चांदनी देख चुकी थी और अब सिर्फ और सिर्फ अंधेरी रात बाकी बची थी। मैंने रोते हुए अम्मा के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि मुझे मालो जर की हवस नहीं है। आप बस मुझे इस दलदल से निकाल दीजिए। मैं इस तरह अपने आप को दूसरों के हवाले नहीं कर सकती हूँ। अपनी दुनिया और आखिरत मजीद बर्बाद नहीं कर सकती। वो ख्वाब जो मैंने मुनीब के हवाले से देख रखे थे, मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। अम्मा ने मुझसे वादा कर लिया कि वो आइंदा कभी मुझे उस औरत के साथ नहीं भेजेंगी
اور نہ ہی उससे अब कोई मेरा ताल्लुक होगा। सारे खानदान वालों को अम्मा ने मेरा रिश्ता टूटने की खबर सुना दी थी। जो कोई आया था वो मेरा मजाक उड़ाकर चला गया था। मेरा गरूर जमीन बोस हो चुका था। वो औरत जो मेरी सास बनी हुई थी, अम्मा के इनकार करने पर उसने मेरी माँ से बहुत झगड़ा किया और वो गुस्से से हमारे घर से निकल गई। 2 दिन बाद हमें पता चला था कि उस औरत का तेज कार चलाने की वजह से एक्सीडेंट हो गया था और वो उसी वक्त मर गई थी। अम्मा हमें लेकर दूसरे शहर आ गई थी। आज इस बात को कई साल गुजर गए हैं। हम सब बहनों की शादियां हो गई हैं, अम्मा वफात पा गई हैं और मैं अपने शोहर के साथ खुश हूँ। मेरे शोहर को मेरी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ पता नहीं है, मगर मैं जब भी अपने माजी को याद करती हूँ तो मेरा दिल कांप सा जाता है कि अगर उस दिन बर्गर वाला मुझे हकीकत ना बताता तो क्या मेरी सारी जिंदगी इसी तरह गुनाहों में गुजर जाती और मरने के बाद मैं अपने अल्लाह ताला को क्या जवाब देती।